में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। थ्योरी हमने इसकी दे दी है, करा भी दी है काफी हद तक, अप टू रियलाइजेशन तक मैंने इसकी थ्योरी आपको पढ़ा दी है, नोट्स भी पहुंचे हुए आपके ग्रुप में, और कल मैंने ऑडियो बनाई थी उसमें आप सुन लेना, मैंने एक्सप्लेन भी किया थ्योरी, और 2 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं इसके कल। आगे बढ़ रहा हूं मैं आज। अब है प्रैक्टिकल 2 टीएस ग्रेवाल, प्रैक्टिकल सेकंड टीएस ग्रेवाल, लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग है। देखिए इसमें पार्ट लिखा है तो समझ जाओ, केवल पार्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, इसके अंदर बी पॉइंट पढ़ना है, मैं नहीं एक्चुअली हाँ मैंने बी पॉइंट पे ट्रिक लगाया ना, तो बी पॉइंट करना है आपको, ठीक है। बी पॉइंट में क्या है, व्हाट जर्नल एंट्री बी पास्ड व्हेन अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 15,000 इज गिवन टू राकेश। 15,000 रुपए की मशीन राकेश को दी गई है, एक क्रेडिटर है वो, अ क्रेडिटर ऑफ 22,000, मतलब राकेश को हमें 22,000 रुपए देने हैं, हमने उसको बदले में 15,000 रुपए की मशीन दी है, और वो मशीन भी हमने उसको 12,000 रुपए की वैल्यू पर दी है। पार्शियल पेमेंट ऑफ इज ड्यू, उसके पार्शियल पेमेंट में हमने उसको दी है, ठीक है। मतलब हमें राकेश के 22,000 रुपए देने हैं, जिसमें से हमने उसे 15,000 रुपए वाली मशीन 12,000 रुपए में दी है। देखिए कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि कम फास्ट ईसा, कम फास्ट, कम बेटा फटाफट बेटा फटाफट, नया चैप्टर शुरू चुका, डिसोल्यूशन है ना। तो हमने आपको कल एक बात बताई थी बेटा कि रिकॉर्डेड, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करता है। रिकॉर्डेड लायबिलिटी और रिकॉर्डेड असेट्स के एडजस्टमेंट आपस में कैंसिल हो जाता है, उसकी एंट्री नहीं होती। अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का रियलाइजेशन आपस में कैंसिल हो जाता है। रिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्डेड लायबिलिटी से रियलाइज करोगे, नो एंट्री। अनरिकॉर्डेड असेट्स को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से रियलाइज करोगे, नो एंट्री। लेकिन कभी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड का आपस में करोगे कि रिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, या फिर अनरिकॉर्डेड असेट्स और रिकॉर्डेड लायबिलिटी, कभी इस तरीके से करोगे तो उसकी एंट्री दिखानी पड़ती है। फिलहाल यहां पर क्या हुआ है कि रिकॉर्ड, आपका क्रेडिटर भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और आपकी मशीन भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो जो 12,000 रुपए का आपने सेटलमेंट किया है उसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला ना रिकॉर्डेड असेट्स और रिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री रियलाइजेशन की नहीं होती। आपने 22,000 में से 12,000 रुपए का असेट्स दे दिया क्रेडिटर को, भले ही उस असेट्स की बर्थ 15,000 है, बट वो गया कितने में, रियलाइज कितने में हुआ है, 12 में। तो 12,000 तक का रियलाइजेशन क्रेडिटर का नहीं दिखाएंगे, और असेट्स का 12,000 रुपए में जो रियलाइजेशन हुआ है वो भी नहीं दिखाएंगे। अब जो क्रेडिटर की वैल्यू रह गई 10,000, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमको नॉर्मली उसको रियलाइज करना होता है, क्योंकि कल हम आपको रूल्स, परसों तक हम रूल्स आपको बता चुके हैं कि लायबिलिटीज जो होती है वो बुक वैल्यू पर पेड ऑफ की जाती है ना। तो बचे हुए 10,000 रुपए के जो क्रेडिटर है उनका पेमेंट करेंगे, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्रेडिटर नहीं टू कैश बैंक। क्रेडिटर ऑलरेडी हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू रियलाइजेशन, है ना, तो नाउ एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूर्वी कोई भी दिक्कत है साथ साथ पूछना बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन चूज किया आपके लिए, प्रैक्टिकल 6 का सी पॉइंट टीएस ग्रेवाल। देखिए इस वाले पॉइंट पे क्या है गाइस, पार्ट है ज्यादातर, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है बट वह कॉन्सेप्ट है, पार्ट है ये। इसमें क्या हुआ बेटा, सी पॉइंट में क्रेडिटर, हमें इसमें भी वही करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। ईशा ध्यान दीजिए, क्रेडिटर वर 90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग valued at 1,20,000 and paid cash to the firm 30,000। गाइस ये मैंने आपको जो थ्योरी दी है ना रियलाइजेशन की, नोट्स आपके ग्रुप में है ऑलरेडी, उसमें मैंने बताया है कि कभी कोई क्रेडिटर हमारी ज्यादा वैल्यू की असेट्स एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो एक्सेस अमाउंट उसके पास पहुंच गया है ना, असेट्स की जो एक्सेस वर्थ उसके पास पहुंच गई है, वो फर्म को वापस करेगा। यानी कि 90,000 रुपए के क्रेडिटर को आपने 1,20,000 रुपए से सेटल किया है, यही तो हुआ है। तो देखो रिकॉर्डेड है, ये तो जाएगी नहीं 90,000 तक, लेकिन जो 30,000 रुपए की ज्यादा चले गए हैं पैसे, कीमत उसके पास ज्यादा चली गई है, वो फर्म को देगा। तो एंट्री क्या होगी, एक तरीके से क्रेडिटर से पैसा वसूल हो रहा है, यानी एक तरीके से जो 30,000 रुपए क्रेडिटर से पैसा वसूल नहीं हो रहा, जो हमारी 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा मशीन है या बिल्डिंग है, क्या है इसके अंदर 30,000 रुपए की क्या है हमारी बिल्डिंग, जो एक्स्ट्रा 30,000 की बिल्डिंग की वर्थ है वो हमारी रियलाइज हुई है कैश में, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गाइस ये उसमें आ सकता है एमसीक्यू में, ये इस चैप्टर में से एमसीक्यू बन सकता है, असर्शन रीजनिंग बन सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एंट्री है बहुत इसमें फंसी हुई है बार बार,
इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस बने हैं इसके अंदर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रेडिटर को अगर उनकी कीमत से ज्यादा की असेट्स दोगे तो उसकी एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन जितनी एक्स्ट्रा आपने दी है उसको रियलाइज कर लेंगे, असेट्स के रियलाइजेशन की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो साथ साथ पूछ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 10 टीएस ग्रेवाल। इसके 3 पॉइंट हम करेंगे, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर ई। देखिए इसमें भी हमें एंट्रीज करनी है, ट्रांसफर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रियलाइजेशन की एंट्रीज करनी है। इसमें बोला गया आशीष एन ओल्ड कस्टमर whose account for 1000 was written off as bad in the previous year। मतलब पहले हमारा कोई डेटर जो था वो बैड डेब्ट बन चुका था प्रीवियस ईयर में। नाउ पेड 60% ऑफ द अमाउंट। तो गाइस एक तरीके की अनरिकॉर्डेड असेट्स है, जो बैड डेब्ट्स थे वो अब डेटर बने, और ना केवल डेटर बने, उन्होंने पैसा भी दे दिया 60%। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स के रियलाइजेशन की ट्रांसफर तो होती नहीं है वो रियलाइजेशन में, लेकिन उनका जो रियलाइजेशन होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा होता है। तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60% से होगी। फुल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जितना अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन है उससे एंट्री होगी। तो एंट्री हो जाएगी आपकी 600 रुपए से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर डी पॉइंट। देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर व्हिच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक। पहले हमारे पास एक टाइपराइटर था जिसे हम रिटन ऑफ कर चुके थे। इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400। इसका रियलाइजेशन 400 रुपए का होना है, लेकिन अभी बात यही खत्म नहीं हो रही है। इसने बोला है इट वाज टेकन बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस देन 25%। इसको 25% कम पे ले लिया गया, तो 400 का 25% कम हो गया। देखिए पहले तो प्रिया कौन है? प्रिया लाइक हमारी क्रेडिटर होगी, तभी तो बोले गई प्रिया हमारे लिए कौन होगी? क्रेडिटर होगी, यानी कि प्रिया है रिकॉर्डेड, और जो हमारा टाइपराइटर है वो है अनरिकॉर्डेड, क्योंकि जब हम उसको रिटर्न ऑफ कर चुके हैं तो वो तो फर्म से खत्म हो गया ना, हमारी बैलेंस शीट में से जा चुका, लेकिन अब वो रियलाइज हो रहा है। तो एक तरीके से हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स है और उसका रियलाइजेशन जो हम कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी के माध्यम से कर रहे हैं, तो इसको दिखाना पड़ेगा एंट्री को, है ना? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने भी आपको बोला था कि अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्डेड लायबिलिटी से रियलाइज करोगे तो उसकी जनरल एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी, लेकिन 400 रुपए से नहीं होगी, 300 रुपए से होगी, 25% लेस करके होगी। और नॉर्मली आपकी जो असेट्स रियलाइज होती है उसकी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर कैश बैंक नहीं आएगा। अगर कोई पार्टनर, वो एक चीज बैठो नहीं, मतलब अगर कोई पार्टनर असेट्स को टेकन ओवर, मतलब पार्टनर बोल रहा हूं मैं, प्रिया पार्टनर तो नहीं है, पार्टनर है, हाँ तो क्रेडिटर नहीं है, पार्टनर है, ठीक है कोई बात नहीं है। तो कोई पार्टनर अगर उसको लेके चला तो चलो वो क्रेडिटर वाली बात खत्म हो गई, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हट गया बीच में से, सॉरी। तो नॉर्मल है, फिर तो कोई हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स है उसका रियलाइजेशन हो रहा है, पार्टनर ने टेकन ओवर की है, तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। प्रियास कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 300 रुपीज। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। पूरी क्लियर हो रही है चीजें? पूछ लेना, नहीं आए तो पूछना, आपका परम कर्तव्य है, बताना हमारा। इसके बाद ई पॉइंट बेटा, ई पॉइंट में क्या कह रहा है, अभी खींचते हैं फटाफट फटाफट। देयर वर 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000। हमारे पास 100 शेयर है किसी कंपनी के जिसको हमने 2000 रुपए में खरीदा हुआ है, विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, जो कि बुक्स में नहीं है, रिटन ऑफ है बुक में से। ठीक है, दीज शेयर्स आर वैल्यूड एट द रेट 6 पर शेयर। यानी देखो 2000 रुपए के थे, और नहीं 2000 रुपए से करना क्या है, क्योंकि हमारी जो एंट्री होती है वो अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन से होती है। 100 शेयर है, एक शेयर की प्राइस 6 रुपए है, तो 600 रुपए का रियलाइजेशन हो गया, एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गाइस हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स है, यही है ना हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स है, नहीं हमारे पास शेयर्स थे, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड असेट्स से अब उसका रियलाइजेशन पार्टनर्स के बीच में हो रहा है। तो क्या करोगे, वही जो भी पीछे किया था, तीनों पार्टनर, कितने पार्टनर है इसके अंदर? दो पार्टनर है, पारस और प्रिया। पारस और प्रिया की कैपिटल को कर देंगे डेबिट और रियलाइजेशन करेंगे क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड असेट्स के नाम से मत कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से इनका रियलाइजेशन होता है। तो इनको कैपिटल को डेबिट करेंगे दोनों पार्टनर्स की, और जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा? 600 रुपए। 2000 नहीं होएगा, 100 इंटू 600 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पीएसआर में, जो पीएसआर दिया होगा, नहीं दिया तो बराबर बराबर बांट देना। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट? ईशा समझ में आ रही है मेरी बातें? शुरू से शुरू किया है चैप्टर, अभी कंटिन्यूटी रखना मेरे साथ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 15 का ए पॉइंट टीएस ग्रेवाल।
इसमें क्या है बेटा, इसके अंदर दो पार्टनर है हमारे शिव और मोहन, दो पार्टनर है हमारे शिव और मोहन। यहां बोला गया है देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, हमने कोई बिल डिस्काउंट कराया था उसके रिगार्डिंग हमारी लाइबिलिटी थी। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, हमारी कोई लाइबिलिटी बन सकती है इन फ्यूचर बट नॉट मैच्योर्ड एट 18,500, ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है जो अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। एन एक्सेप्टर ऑफ वन बिल of rupee 2,500 became insolvent and 50 पैसा in a rupee was recovered। मतलब देखो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। The liability of the firm on the account of this bill discounted and dishonored has not so far been recorded। मतलब ये बोल रहा है कि हमारी फर्म के अंदर एक हमारी फर्म के अंदर एक कंटिजेंट लाइबिलिटी थी 18,500 रुपए की। एक्चुअली हुआ क्या था, हमने जिन लोगों से पैसे लेने थे, जो हमारे डेटर थे, उन लोगों ने हमको 18,500 रुपए के बिल दे दिए होंगे, तो वो हमारे बीआर बन चुके थे। कुछ लोग हमारे बीआर की लिस्ट में थे, यानी कि हमारे बिल्स रिसीवेबल थे 18,500 रुपए के, लेकिन हमें पैसे की जरूरत थी तो हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। बैंक के पास वो बिल गिरवी रख के बैंक से पैसे उठा लिए थे। तो ये चीज मालूम है आपने जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे ना, तो मतलब फाइनेंशियल अकाउंट आपने इन्होंने बनाए होंगे पार्टनरशिप फर्म ने, तो उस समय ये चीज उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई होगी, क्योंकि जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट के बाहर रखी जाती है, एक तरीके से अनरिकॉर्डेड है, ठीक है, और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का रियलाइजेशन करते भी नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या है कि उनमें से एक बिल है 2,500 रुपए का, जिसकी मैच्योरिटी डेट जब आई तो उस मैच्योरिटी डेट पर उस बंदे ने बैंक को पैसे देने से मना कर दिया 2,500 रुपए। तो अब क्या होगा, अब वो जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी हमारी 18,500 की नहीं, उसमें से केवल 2,500 की बात करेंगे। 18,500 इसे धोखा, क्योंकि बाकी के 16,000 जो है वो तो अभी स्टिल कॉन्टिजेंट है, क्योंकि उनकी ड्यू डेट्स नहीं आई हैं। लेकिन उन 18,500 में से एक बिल जिसकी ड्यू डेट आ गई है, जो कि 2,500 रुपए का है, कायदे से हमारे बीआर वाले बंदे को पेमेंट करना चाहिए था, जो हमारा ड्रॉई था। बीआर वाला बंदा इन द सेंस ड्रॉई, हाँ, जो हमारा ड्रॉई था उसको पेमेंट करना चाहिए था हमारी बैंक को, बट उस ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया और इस चीज का रिकॉर्ड अभी तक हमने नहीं किया है। तो अब हमें कैसे करना है गाइस, यहाँ पर दो चीजों का बोध हो रहा है। जो हमारी 2,500 रुपए की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी वो अब हमारी परमानेंट लायबिलिटी बन गई, तो और वो भी अनरिकॉर्डेड। तो एक तो हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या बैंक सस्ते मध्य में मान जाएगी? नहीं, बैंक को मुझे पूरे पैसे, मतलब पार्टनरशिप फर्म को, बैंक को पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का रियलाइजेशन जो होता है उसकी एंट्री होगी लाइक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरी 2,500 रुपए से होगी। क्लियर हो गया। लेकिन वो जो हमारा ड्रॉइंग था 2,500 रुपए वाला, उसने हमें रुपए में 50 पैसे दे दिए, यानी कि 1,250 रुपए दे दिए। तो कुछ तो बटोरा हमने भागते भूत की लंगोटी बढ़िया। तो वो जो 2,500 में से 1,250 रुपए हमारे पास आ गए हैं, तो वो कहलाएगा अनरिकॉर्डेड असेट्स का रियलाइजेशन, यानी कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो दो एंट्री होगी इसमें, एक 2,500 की होगी, ठीक है, और एक 1,250 रुपए। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एंट्री क्यों हुई है, हालांकि हिंट में लिखी हुई है एंट्री, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये भी हो गया। इसके बाद चलते हैं बच्चों प्रैक्टिकल 16 टीएस ग्रेवाल, इसके 2 पॉइंट एफ और जी, और जिसमें भी केवल आपको जी करना है, क्योंकि मैंने देखिए आप फोटो भेजी उसमें ग्रीन टिक जिस पे लगाया है, इसीलिए पार्ट लिखा है, एफ नहीं करना, केवल जी करना है। जी पढ़ लेते हैं। तो बेटा इसके अंदर पी और क्यू दो पार्टनर है, इन्होंने अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, वो ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है। हमसे केवल रियलाइजेशन की एंट्री पूछ रहा है। तो भैया जी पॉइंट में क्या है, ट्रेड क्रेडिटर है बच्चों हमारे 1,60,000 के, ट्रेड क्रेडिटर है 1,60,000 के, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर। ये क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट आ सकता है पेपर में, क्योंकि इसमें बड़े पेज है क्रेडिटर में। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 54,000। मतलब हमारे 1,60,000 के ट्रेड क्रेडिटर है, जिसमें से आधे क्रेडिटरों ने हमारी 54,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी को एक्सेप्ट कर लिया। हाफ क्रेडिटर ने अपने, हाफ हो गए 80,000, 1,60,000 का हाफ हो गया 80,000, 80,000 रुपए के क्रेडिटर 54,000 में सेटल हो रहे हैं। और आगे लिखा है एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16,000। मतलब ये समझिए जो हमारे 80,000 रुपए के क्रेडिटर हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया
एक तो हम आपकी 54,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी ले जाएंगे। अभी पूरी 1,60,000 की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे क्रेडिटर 1,60,000 के हैं, दो पार्ट है 80,000 और 80,000। जो पहले वाले 80,000 वाले क्रेडिटर है ये कह रहे हैं भैया हमको 54,000 रुपए की मशीन दे दो, ठीक है चल तुझे दे दी। अब तेरे कितने बचे भाई 26,000। ये कह रहे हैं 16,000 रुपए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो भैया कितने रुपए लोगे हमसे 10,000। यानी कि हमने इन क्रेडिटरों को 54,000 रुपए की तो मशीन दी है। ये प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, चेक करो क्वेश्चन के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड क्रेडिटर, लिसन, रिकॉर्डेड क्रेडिटर और रिकॉर्डेड असेट्स इग्नोर। इस 54,000 का कुछ नहीं होने का, समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि मैंने बोला था रिकॉर्डेड की कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है। और 26,000 का भी कुछ नहीं होने का, 80,000 का भी कुछ नहीं होने का, 16,000 के डिस्काउंट का भी कुछ नहीं होने का, यस 10,000 का होने का। आपने 10,000 के रियलाइजेशन का पेमेंट किया है, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 10,000। बट अभी रुक जाओ, पूरी एंट्री नहीं हुई है क्योंकि अभी एक और पलड़ा बाकी है 80,000 का। इसके लिए क्या बोला है इसने, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर वर पेड 90%। भैया तुम्हारा 90% हो गया 72,000, तो 72 तुम और 10 तुम, तो 82,000 की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चाहे अलग अलग कर दो चाहे कर दो, चॉइस इज योर्स। समझ में आ गया अच्छे से गर्ग साहब? पक्की बात है, पल्ले पड़ रहा है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डीके का प्रैक्टिकल 38। बातें नहीं करिए प्लीज। देखिए डीके के प्रैक्टिकल 38 में क्या है भैया, इन फर्म्स बैलेंस शीट, फर्म की बैलेंस शीट के अंदर टोटल डेटर्स 5 लाख के हैं एंड पीवीडी दी हुई है 10,000। बच्चों मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूं, पीवीडी का केवल इतना रोल होता है कि दोनों रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर और पीवीडी ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद जब हम डेटर का रियलाइजेशन करते हैं ना, उस समय वी हैव टू इग्नोर पीवीडी, है ना। पीवीडी के रियलाइजेशन में कोई सेंस नहीं है, बस रियलाइजेशन में वो ट्रांसफर कर दी जाती है। और अभी देखते हैं, गौर से पढ़ना लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन फर्म्स बैलेंस शीट, इसका मतलब फर्म की बैलेंस शीट की बात हो रही है। अभी ये चीज है फर्म की बैलेंस शीट में है। फर्म की बैलेंस शीट में डेटर दिखा रखे हैं 5 लाख के और पीवीडी दिखा रखी है 10,000 की ऑन डिसोल्यूशन। अब जब डिसोल्यूशन हो रहा है, एक बेड डेब्ट थे 1 लाख रुपए के और रिमेनिंग डेटर वर रियलाइज्ड एट 10% डिस्काउंट, तो हाउ मच अमाउंट वाज रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर, वो एंट्री पूछ ही नहीं रहा, वो एक अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों पीवीडी को इग्नोर करना है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाला है ताकि आप तक कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए। वी विल हैव टू इग्नोर पीवीडी। तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग, what will be the amount of realization from debtor and that is 5 लाख में से 1 लाख लेस कीजिए क्योंकि वो बेड डेब्ट्स हो गए, बचे 4 लाख। 4 लाख का 10% माइनस कीजिए, ना कि 4 लाख में पीवीडी कंसीडर मत कर लेना। 4 लाख का 10% कम करके 3,60,000 रुपए हमारे रियलाइज हो गए, तो ये रियलाइजेशन अमाउंट होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रैक्टिकल 39 डीके। और प्रैक्टिकल 39 डीके के अंदर हमें केवल 2 पॉइंट करने हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 शुरू करते हैं भाई। इसके अंदर 1 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है गाइस, इसमें 2 पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है, और इन्होंने ट्रांसफर कर दिए ऑलरेडी। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ पैराग्राफ में कि उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए एसेट्स और लायबिलिटी। उसके बाद इसके रियलाइजेशन से रिलेटेड एंट्री करनी है। फर्स्ट पॉइंट है एक्स लोन। ईशा ध्यान दो बेटा, एक्स लोन वाज अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड। देखो कल मैंने आपको लोन के रिगार्डिंग रूल्स पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए? कोई बात नहीं, आज पढ़ा देंगे, ठीक है। एक्स लोन वाज अपीयरिंग इन द ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट 40,000। पार्टनर है और पार्टनर का लायबिलिटी साइड में लोन है, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया है उससे, ठीक है। ही एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ 60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो बेटा इसमें देखो, देखने में तो बहुत इजी लग रही है लेकिन थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेगी भाई। लोन यानी फर्म की लायबिलिटी कितनी है 40,000 की, और वो लेके कितने का सौदा जा रहा है हमारा 60,000 का, तो एंट्री क्या होगी? मतलब इसमें ये खेल नहीं करना। मैंने ये पॉइंट क्यों लगाया है कि आप इसमें ये लॉजिक मत लगाना क्रेडिटर वाला, सज्जी 40,000 की चीज है
60,000 40,000 के बदले 60,000 का सौदा दे रहे हैं तो उससे क्या होगी लाभ है, चल घर से लेके 20,000 घंटा। ये खेल क्रेडिटर के साथ है, इनके साथ नहीं है। ये पॉइंट इसीलिए लगाया है। छोटी छोटी सुंदर सुंदर बातें बाहर निकाल के ला रहा हूँ जो शायद तुम्हें ढूंढना ना पड़ेगा, इसके बाद कछु ना पढ़ना तुम्हें, इसके अलावा कॉन्सेप्ट है सब। तो इसमें क्या है बेटा कि ये बात ध्यान रखना कि लोन में आपको ये रट्टा नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज ऑफ वो अनरिकॉर्डेड असेट्स है, और अनरिकॉर्डेड असेट्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, जितने में पेमेंट जा रहा है उतनी वैल्यू है। जब लोन 40,000 है तो अनरिकॉर्डेड असेट्स का जो रियलाइजेशन हुआ है वो 60,000 का नहीं माना जाएगा, 40,000 का ही माना जाएगा। कितनी प्यारी बात इसके अंदर छिपी हुई थी। तो नॉर्मल सी एंट्री होगी, अनरिकॉर्डेड असेट्स का रियलाइजेशन हो रहा है बाया लोन। तो एक तरफ तो लोन खत्म हो रहा है, तो लोन खत्म हो रहा है तो वो डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि एक्स लोन अकाउंट डेबिट, और टू कैश बैंक आएगा टू रियलाइजेशन। कैश बैंक तो वही नहीं है, ये और यूनिक तरीके का रियलाइजेशन है। कैश बैंक तो जब होता जब हम पैसा ले रहे होते, एक तरफ से लोन खत्म, एक तरफ से रियलाइजेशन हो गया। जैसे कोई पार्टनर हमारी एसेट्स को लेके जाता है तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट नहीं करते, लेकिन इस बार पार्टनर नहीं लेके जा रहा, लोन का सेटलमेंट हो रहा है, इसीलिए लोन को कराए डेबिट। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रियलाइजेशन ऑफ unrecorded assets with the help of realization account, that's why realization account should be credited. So entry will be X loan account debit to realization account 40,000। ये भी तो रूल था कि अगर मतलब जैसे कि एक्स का कोई रिश्तेदार होता तो उसको रियलाइजेशन से करते हैं, इनको तो मतलब बेटा मतलब अगर इसकी जगह एक्स की वाइफ का लोन होता तो उसको रियलाइजेशन से ट्रीट करते हैं, मतलब उसका पेमेंट। हाँ, तो एक्स की वाइफ का लोन तो रियलाइजेशन ट्रीट करना ही है। तो फिर एक्स और उसमें ये रूल था कि एक्स का लोन वैसे कैश या बैंक से करते हैं, वो भी आएगा। एक्चुअली मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने सेकंड उसमें रखा है। मैंने अभी तक जो आपको थ्योरी दी है ना कल तक, वो उसकी दी है अप टू रियलाइजेशन। उसके बाद जो हमें इसमें मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि हम इसमें 5 चीजें सीखेंगे। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, फिर एक लोन वाला कॉन्सेप्ट लोन बाय फर्म, फिर एक लोन बाय पार्टनर, फिर एक कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, फिर एक कैश बैंक। तो बाकी के जो 4 टॉपिक है जो आप मुझे लोन को लेकर के खुल के डिस्कशन करना चाह रहे हो, वो अभी कुछ ही मिनट में आने वाला है, तो हम उसमें प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक सिस्टम है, ये तो केवल एक छोटा सा पॉइंट आ गया है। इसमें भी मैंने लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डाला, ये पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स का रियलाइजेशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट डाला है, इसीलिए वो अभी थोड़ा सा आ गया लोन का। बट ये लोन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ, मतलब मैंने इसको जो सोचा है वो सोचा है अनरिकॉर्डेड असेट्स का हम रियलाइजेशन रिकॉर्डेड लोन से कर रहे हैं पार्टनर की, इसलिए यहाँ डाला गया। वो मैं सारे रूल आपको समझाऊंगा, नोट्स भी दूंगा भी और उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो मन में कोई दुविधा ना है? ठीक है, कुछ है मन में ऐसे एंट्री कितने अमाउंट से बेटा? एंट्री कितने अमाउंट से? 40,000, क्योंकि अपनी कोई वैल्यू नहीं है 60,000 की, क्योंकि वो जितने में कहते हैं जिसके संग हुए उसी के संग होली। कौन सा गाना था? जो भी प्यार से मिला उसी के संग होली के, कोई एक सॉन्ग था ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसी के अंदर गाइस अभी रुकते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट और है, फोर्थ पॉइंट में क्या है? देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। देखिए अब ये बात पूरी हो गई। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, आई है नहीं अभी उसकी ड्यू डेट वगैरह, नो एंट्री, तो मतलब ही नहीं बनता इसको, ना तो ये रिकॉर्डेड ना ये अनरिकॉर्डेड, बाद में जान दो। ठीक है, इसको इग्नोर मारो क्योंकि वो कॉन्टिंजेंट है और ये स्टिल कॉन्टिंजेंट बनी हुई है ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन, तो बाद में जान दो उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 8 टीएस ग्रेवल, पॉइंट फर्स्ट से लेकर के 8th तक करा के भेजूंगा तुम्हें, बहुत मस्तियां हो गई। एग्जाम्पल 8, ओके, मैंने लिखा है फुल, बच्चों घर से फुल करना है ये, ठीक है ना। तो मैं आपको फटाफट से समझा लेता हूं। थोड़ा सा देखिए, मैंने आपको मैं एक बार फटाफट रिकॉल कर देता हूं। वैसे मैंने कल पढ़ाया था, वॉइस नोट में है, चलो रिकॉल नहीं करते, इसी के बीच में रिकॉल कर लेंगे क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रखना है ना। रात हो जाएगी तो घर भी समय से पहुंचना होता है। यूट्यूब वाले बच्चे तो पढ़ लेंगे और ऑफलाइन वाले बच्चों को तो जाना भी है। तो काम की बात करते बेटा, इसी में रूल्स डिस्कस कर लेंगे। पहला पॉइंट है गाइस, इसमें मैं देखिए ये पूरे क्वेश्चन में क्यों दे रहा हूं फुल करने के लिए, क्योंकि इसमें रियलाइजेशन के मैक्सिमम केस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के।
इसके अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केस है, जल्दी जल्दी सुनते जाओ, फटाफट समझते जाओ। फर्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। प्यारे बच्चों, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कल सब मेरे वॉइस नोट और नोट थ्योरी के नोट्स में है कि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को फर्म को ही बॉर्न करना होता है और फर्म ही उसका पेमेंट करती है, तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। फर्म की, देखिए इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि तरन को पे करने थे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि तरन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तरन ने बड़ी बुआ बन के पे कर दिए हैं, तो फर्म का एक्सपेंसेस है, तरन ने पे कर दिया है, तो फर्म का एक्सपेंसेस है, तो इसलिए रियलाइजेशन तो होगा डेबिट, और तरन ने नेसेसरी पे कर दिया, उसकी कैपिटल को करना पड़ेगा क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। अभी मदन को करना था, फर्म ने कर दिया, तो पहली बात तो इट इज नॉट एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। फर्म की जेब में से गया कैश बैंक और मदन के बिहाफ पे किया है, तो मदन की कैपिटल को कर देंगे डेबिट, तो मदन्स कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हुए भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं है, और जब एक्सपेंसेस है ही नहीं वो, तो व्हाई वी विल यूज रियलाइजेशन अकाउंट, नो नीड। ठीक है। मदन्स कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है पवन अ पार्टनर वाज पेड रिम्यूनरेशन। कल पढ़ाया था मैंने ये सब अच्छे से। पवन अ पार्टनर वाज पेड रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए पवन को हमने बोला कि देख भाई पवन, हम तुझे 20,000 रुपए दे रहे हैं और खर्चे भी इसमें तेरे इंक्लूड है, सब खर्चा सब इसी में, तो अब हम 20,000 रुपए देके फ्री हो जाएंगे। तो नॉर्मली एंट्री क्या करेंगे, जब हम पवन को कुछ देंगे तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल 20,000 रुपए की। उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है कि तुमने कहा करो और कहा नहीं करो। आगे लिखा है एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 10,000 के और एक्सपेंसेस पवन ने दिए, तो वो एक्सपेंसेस कितने के हुए, किसने दिए, इसका कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल एक एंट्री होगी, फर्म ने उसको रिम्यूनरेशन विद एक्सपेंसेस दे दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल। ठीक है ना। 20,000 से 10,000 का कोई रोल प्ले नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है बेटा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, 8,000 रुपए का खर्चा था। आउट ऑफ दी सेड एक्सपेंसेस, जो बताया गया अमाउंट उसमें से 3,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म, 3,000 फर्म को झेलने थे और बैलेंस जो था वो रवि को झेलना था, लेकिन फर्म ने झेल दिए पूरे 8,000। तो भैया देखो 3,000 अपने झेल लेते हो, फर्म ने झेले, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 पवन रवि को झेलने थे, फर्म ने झेले, दिक्कत है। तो क्या करेंगे, 3,000 चाहे तो अलग अलग एंट्री कर लो। 3,000 की तो नॉर्मल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 3,000 की। 5,000 जो फर्म का खर्चा है ही नहीं, फिर भी फर्म ने करा और ऑन द बिहाफ ऑफ पवन, तो एंट्री होगी पवन्स कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक। हाँ रवि, माय मिस्टेक। ठीक है, रवीज कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक। तो कंबाइन करके कर लो, चाहे अलग अलग करो। रियलाइजेशन डेबिट 3,000, रवीज कैपिटल 5,000 टू कैश बैंक 8,000। आगे है ना समझ में, एक एक चीज समझाई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करण। भैया करण को ही झेलने थे और करण नहीं किए तो नो एंट्री। कर्म को क्या मतलब है, करो भाई कर्म, अपने अपने कर्म। ठीक है। मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। एक पार्टनर है हमारा मनोज, जिसको 10,000 रुपए हमने देने का वादा किया। नॉर्मल एंट्री मनोज डेप्को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट, देव अ पार्टनर इज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देव को बोला कि तुझे हम 15,000 रुपए देंगे जो नोटंकी सी कर दे। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 बाई पेड बाई दी फर्म। देखिए इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 15,000 रुपए जो दिए गए हैं उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि हमने उसको ये बोला है कि भाई तेरे एक्सपेंसेस भी होंगे इसमें। नो, क्योंकि मैंने कल भी समझाया था रिम्यूनरेशन एक अलग चीज होती है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक अलग चीज होती है। एक डमी सा खड़ा कर दिया कि तू ही एसेट्स को बेच, तू ही लायबिलिटीज का पेमेंट कर, उसके बदले वो लेगा रिम्यूनरेशन। लेकिन इस कांड में जो खर्चा होगा वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। तो दोनों सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। रिम्यूनरेशन एक अलग चीज है, हालांकि रिम्यूनरेशन इज आल्सो ट्रीटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एज वेल एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज ऑलरेडी ट्रीटिंग एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। दैट्स व्हाई हमने क्या किया,
कि देव को हमने 15,000 रुपए देने का वादा किया, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल 15,000, और 8,000 रुपए फर्म ने देने थे, फर्म ने दे दिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश बैंक, दो एंट्री इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, एक 15,000 की और एक 8,000 की। सॉल्यूशन भी अब मैं भेजता जा रहा हूं ताकि जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो देख लें। बस इतना ही है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 3 का F पॉइंट NCERT। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बच्चों दो पार्टनर है, विवाह, एक्चुअली 3 पार्टनर है, विवाह, शोभा और अनुभा, 3 पार्टनर है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है F पॉइंट, ध्यान से सुनेंगे। अनुभा लुक्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर रेम्युनरेशन ऑफ ₹8,500। हमने उससे कही कि तू यहाँ टंग जा और तुझे 8,500 रुपए दे देंगे रेम्युनरेशन के। ठीक है, एंड एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अप टू 6,000, और उसने बोला सच्ची 8,500 रुपए आप मुझे दे देना, अगर रियलाइजेशन में कर रही हूँ, मतलब फर्म को डिसोल्यूशन, सॉरी मैं गलत बोल गया, डिसोल्यूशन में कर रही हूँ, और इसमें जो खर्चा आएगा 6,000 रुपए तक आएगा तो मैं झेलूंगी, है ना, उसके ऊपर तुम झेलना सर। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस आए 7,600, और जो उसने दिए हैं पेड बाई हर, खर्चा हुआ 1,600 का ज्यादा, है ना। तो बच्चों देखो इसमें 2 एंट्री हो सकती है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो जैसा कि वादा हुआ है 8,500 रुपए देने का, तो उसके लिए नॉर्मली एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल 8,500 रुपए की। मेरी बात समझना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल, एक एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन डेबिट टू अनुभा कैपिटल 8,500 रुपए की, और जो दूसरी एंट्री होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 1,600 रुपए जो कि फर्म को देने थे, 1,600 रुपए जो थे ईशा, 6,000 रुपए तक हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, 6,000 रुपए तक अनुभा झेल दी, उसके ऊपर जो होता वो फर्म झेल दी, यानी टोटल खर्चा हुआ 7,600 का, यानी 1,600 रुपए जो एक्सेस है वो फर्म के लिए खर्चा है, तो वो रियलाइजेशन के नाम से डेबिट होना चाहिए, तो वो आज भी रियलाइजेशन के नाम से डेबिट होगा। अब क्रेडिट होता अगर फर्म की जेब में से जाता तो कैश बैंक, किसी पार्टनर की जेब में से गया तो उसकी कैपिटल क्रेडिट कर दो। ठीक है, टू अनुवास कैपिटल, तो आप इसमें दोनों को मिक्स करके एंट्री कर सकती हो। 8500 प्लस 1600 बोले तो 9100 या 10,100, 10,100। देखिए क्या एंट्री हुई है एनसीईआरटी में, हाँ इसमें अलग अलग एंट्री हुई है। रियलाइजेशन टू अनुवास कैपिटल 8,500, रियलाइजेशन टू अनुवास कैपिटल 1,600। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ईशा जी समझ में आ रही है कोई बातें? कोशिश तो कर रहे हैं कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए आप तक। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब एडिशनल क्वेश्चंस में आ जाते हैं फटाफट। पहला है हमारा एग्जाम्पल 8 टीएस ग्रेवाल। ये तो अभी भी आया था, लेकिन हमने एक 9th पॉइंट छोड़ा था, ये 9th पॉइंट का सही वक्त अब आया है। क्या हो गया? अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है थोड़ा सा रिपीट कर लेते, रिवाइंड कर लेते बातों को, यूट्यूब को नहीं, वीडियो को नहीं, बातों को। एग्जाम्पल 36, देखो बच्चे कितने एक्टिव है, गुड। एग्जाम्पल 36 डीके का एफ पॉइंट पढ़ते हुए बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। एग्जाम्पल 36 डीके का एफ पॉइंट, देखिए इसमें क्या कह रहा है बेटा, एक्चुअली इसके अंदर पारुल, पायल और प्रियंका 3 पार्टनर है और वो सब सौदे ट्रांसफर हो चुके हैं। रियलाइजेशन के रिगार्डिंग पूछा गया है। प्रियंका पेड दी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 15,000, ठीक है, आउट ऑफ हर पॉकेट, मतलब प्रियंका ने अपनी जेब से 15,000 रुपए दिए एंड शी वाज गेट अ फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, सब कुछ आ गया उसमें, अ फिक्स्ड रेम्युनरेशन ऑफ 18,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। भैया देखो जब आपको कितने रुपए दिए गए थे, कितने रुपए के फिक्स्ड बोला गया था आपको, 18,000 रुपए का, तो हमने आपको 18,000 रुपए का फिक्स्ड रेम्युनरेशन दिया था। तो भाई सीधी सी बात, ये फिक्स्ड रेम्युनरेशन का मतलब ये नहीं होता है, ये एक्चुअली फिक्स्ड रेम्युनरेशन है, ये फिक्स्ड टोटल नहीं है। अगर वहां लिखा होता कि टोटल तो मैं मानता कि इसके अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व है। वो जो फिक्स्ड वर्ड यूज किया ना तो बच्चे पागल से हो जाते हैं, सच्ची जिस 18,000 में सब कुछ घंटा, 18,000 में रिम्यूनरेशन है और जो उसके जो 15,000 रुपए के खर्चे वो फर्म ने झेलने हैं। लेकिन ये क्या हुआ, तो जब हम फर्म उसको 18,000 रुपए देगी तो एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन सी है, प्रियंका, तो प्रियंकाज कैपिटल 18,000, ठीक है। और व्हाट अबाउट 15,000 एंट्री होनी चाहिए थी, फर्म के लिए खर्चा है वो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश बैंक, बट फर्म ने नहीं दी है,
प्रियंका ने दिया तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तो दोनों को जोड़ के कंबाइंड एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू प्रियंका एज कैपिटल। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन इसीलिए चूज किया था, तो ऐसा ही चूज इसीलिए किया कि थोड़ी लैंग्वेजेस आप तक पहुंचे। इसके बाद अब आ जाते हैं वापस एग्जाम्पल 8 टीएस ग्रेवाल, जो 9वां पॉइंट टंगा हुआ था वो 8 तो अभी डिस्कस किए थे, 9वां और देखिए इसमें क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मिल गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 वर टू बी बोर्न बाय पवित्र अ पार्टनर। ठीक है, एक देखो वर टू बी बोर्न मतलब ये जो खर्चे झेलने थे वो पवित्र को झेलने थे, ये पवित्र का खर्चा था। ठीक है, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश, तेरा खर्चा किसी दूसरे पार्टनर ने, मतलब जो चीज तुझे झेलनी थी वो दूसरे पार्टनर ने झेल दी, फरन ने नहीं झेली, दूसरे पार्टनर ने झेल दी। अनदर पार्टनर इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। अब इस चीज का रिकॉर्ड करना है, देखो भाई सीधी सी बात है, जिस पार्टनर को झेलने थे वो झेलता तो बात खत्म हो जाती, बाने तो झेले ना ने, उसकी वजह दूसरे पार्टनर ने बोर्न कर लिए, तो जिसने बोर्न किए उसकी कैपिटल को करो क्रेडिट, और जिसने बोर्न नहीं किए जिसकी कैपिटल अननेसेसरी बढ़ी हुई है उसकी कैपिटल को करो अब डेबिट। तो झेलने किसने थे, पवित्र को, तो पवित्र की कैपिटल तो हो जाएगी डेबिट। रियलाइजेशन का इसमें कोई रूल नहीं है, कैश बैंक का कोई रूल नहीं है, पवित्र की कैपिटल हो जाएगी डेबिट और हितेश की कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट, ताकि इंसाफ हो जाएगा, तो दोनों लड़ेंगे मरेंगे नहीं आपस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 डी के पॉइंट नंबर 4 और 6। फोटोज नहीं है, पॉज मारो, एग्जाम्पल 8 तक हुआ ना, चलिए अब एग्जाम्पल 3 डी के 4th और 6th पॉइंट आगे ग्रुप में मिल गया या नहीं। चलिए देखिए बेटा इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली इसके अंदर गाइस बी फोकस्ड अब, इसके अंदर पार्टनरों के नाम तो दिए नहीं हुए, मतलब ऊपर नहीं दिए, नीचे डायरेक्ट पॉइंट में बोला है। 4th पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं पहले, एग्जांपल 3 डी के, इसमें बोला है जानकी अ पार्टनर, जानकी अ पार्टनर एग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5000, मतलब जानकी का रेम्युनरेशन 5000 रुपए है, जानकी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और उसने कहा कि मैं झेल लूंगी खर्चा। ठीक है, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5500 पेड बाय मोहन अनदर पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ जानकी, मतलब उसके बिहाफ पर उन्होंने दे दिए। तो एक तो इसमें कमीशन की एंट्री होगी 5000 की, मतलब इसमें क्या किया ना, कंबाइंड कर दिए। आप चाहो तो 2 अलग अलग एंट्री तो कर सकते हो, 5000 रुपए जो जानकी को रेम्युनरेशन देना था उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल। बात समझना, रियल एक्चुअली ये मैं किसी लिए करा रहा हूं कि कहीं 1 मार्क में एंट्री आ गई ऑप्शन में, तो थोड़े अलग तरीके से भी इसका आंसर है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो उधर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल, एक तो एंट्री होगी 5000 की, ठीक है, ये तो हो गई जो उसको कमीशन देना है उसकी, बाकी जो उसके एक्सपेंसेस थे वो खुद को झेलेगी, लेकिन उसकी जगह उसके पार्टनर ने झेल दी, दूसरे वाले ने, किसने, मोहन ने। तो अब उसकी एंट्री क्या होगी कि जानकी की कैपिटल को तो करेंगे डेबिट और मोहन की कैपिटल को करेंगे क्रेडिट 5500 से। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ये एमसीक्यू में किसी प्रकार से आ जाता है कहीं पर, किसी सैंपल पेपर में कहीं भी, तो आप इसको अगर इस तरीके से ना हो तो कैसे हो सकता है कि जानकी कैपिटल से जानकी कैपिटल कट गई, कितने रुपए की, आज तो 500 रुपए, तो एंट्री क्या बच रही है, ऐसे भी एंट्री आ सकती है, रियलाइजेशन डेबिट 5000, जानकी की कैपिटल 500 टू मोहन्स कैपिटल 5500, और इसमें यही आंसर दिया है। समझ गए, आप तक मैक्सिमम चीजें पहुंचे, ये मेरी कोशिश है विद सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 6 पॉइंट में क्या बोला उसने, अ डेटर रविंदर फॉर 19000 एग्रीड टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। है भाई, डेटर क्यों झेलेगा, ठीक है, झेल रहा हो, कोई बात होगी। अ डेटर रविंदर फॉर 19000 एग्रीड टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस व्हिच वर 18000 इन फुल सेटलमेंट। क्या होगा इसका, ये 2017 में आया है, सीबीएसई 2017 में आया है क्वेश्चन। ये देखिए बेटा, आप मेरी बात समझिए, डेटर अगर डेटर जिससे हमें पैसे लेने हैं ना, वो हमें पैसे ना दे करके हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न करने के लिए एग्री हो जाता है, एक तरीके से दोनों चीजें रिकॉर्डेड है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ना तो अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पेमेंट की एंट्री होगी, है ना, और ना ही डेटर से कोई अमाउंट रियलाइज होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि 19000 के बदले सर 18000, ऐसा नहीं होता है कि सर कम रह गया, ज्यादा रह गया, कम ज्यादा से इसमें कोई मतलब नहीं होता, वो तो केवल क्रेडिटर का रूल था। ठीक है, और क्या है,
ये भी हो गया आपका। इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं 17वां प्रैक्टिकल 17 का ई पॉइंट टीएस ग्रेवाल। देखिए इसमें क्या लिखा है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है एक्चुअली इसके अंदर भी पॉइंट है ई, जीव अ पार्टनर agreed to do the work of dissolution for which he was allowed a commission of ₹10,000। जीव को हमने 10,000 रुपए का कमीशन देने का वादा किया। he agreed to bear the dissolution expenses, actual expenses paid by जीव पर 12,000, मतलब देने थे 10,000, उसने 12,000 दे दिए, तो 2,000 उसने फर्म के ब्याज पर देती है ना। ये तो मतलब हुआ जब 10,000 रुपए तक की बात हुई थी कि जब इसने बोला था ना कि मैं अपने खर्चे झेलूंगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय जीव पर 12,000, ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, फिर से पढ़ लेते हैं। मतलब हमने उसे कमीशन दिया था 10,000 और उसने वादा किया था कि खर्चे वो झेलेगा। अब उसने जो खर्चा किया है वो कितने का किया है, 12,000 रुपए का किया है। दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म। भाई जीव, पहली बात तो ये, वो नहीं कि तू टिकटॉक चलती है, पहली बात तो ये कि जो हमने जो तुमको वादा किया था कि 10,000 रुपीज हम तुझे कमीशन देंगे, तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव्स कैपिटल 10,000। दूसरी बात भाई कि आप 12,000 आपने बोला था कि आप झेलोगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो आप झेलो ना। आपने 12,000 रुपए दिए, खुश हो गए, अरे साहब जीव ने दिए, घंटा दिए जीव ने, अपने घर से लाके थोड़े ना दिए जीव ने। आगे उसमें क्लॉज जोड़ा तो है उसने कि जीव ने फर्म की बैंक में से पैसे निकाले, तो भैया इसका मतलब फर्म ने दिए पैसे, तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, खर्चा तो था ही नहीं ना फर्म के लिए ये, फिर भी फर्म की जेब में से कैश बैंक गया तो कैश बैंक हो जाएगा क्रेडिट और जीव की कैपिटल को कर देंगे डेबिट। जीव्स कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक 12,000। क्लियर हो गया? क्योंकि जीव अगर अपने घर से देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जीव ने फर्म में से निकाल लिए, फर्म में से पैसा विड्रॉ किया और डाल दिया ड्राइंग उसमें एक्सपेंसेस में, तो ऐसे नहीं होगा। जीव की कैपिटल को करना पड़ेगा डेबिट और कैश बैक हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसी क्वेश्चन में 6 पॉइंट है। क्या है 6 पॉइंट भाई? नहीं 6 पॉइंट नहीं है, सॉरी, अगला वाला क्वेश्चन है 19 टीएस ग्रेवाल। हाँ फुल करना है, लेकिन आप गौर से अगर देखेंगे तो फुल, ये फुल आप कर लेना, ठीक है? आप ऐसे करके लाएंगे घर से, कोई भी दिक्कत होगी मुझसे पूछ लेना, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, एंट्रियों से बनेगा। मैं करा देता, लैक ऑफ टाइम है, आप करके देखेंगे, नहीं आएगा तो कल मैं करा दूंगा, बट आप करके जरूर देखना घर पे प्लीज। आज जाते ही नहीं करोगे वो आपके लिए दिक्कत का विषय बन जाएगा, काम इकट्ठा हो जाएगा, फिर मन नहीं करेगा पढ़ने का, जहां रुकोगे वहीं फैल जाओगे। एग्जाम्पल 30 डी के, एग्जाम्पल 30 डी के दीदी कह रही है सेल्फ है तुम्हारी, तो मान लेते ये भी खुद करना है, ठीक है? इसके बाद है 62 डी के, ये देखते हैं, चलो नहीं अपन अभी आधे घंटे रुकेंगे ना। क्यों? सब लोग तो क्या दिक्कत है? मैं तो सुबह से नहीं खाया हूँ खाना, अभी जाके खाऊंगा। तभी तो कह रहे हैं। नहीं बच्चा, आधे घंटे रुकेंगे, आधे घंटे में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। देखो देखिए बेटा, प्रैक्टिकल 62, प्रैक्टिकल 62 का पार्ट पॉइंट क्या है? पार्ट पॉइंट गाइस ध्यान से सुनो मेरी बात है, कितनी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मत खेल करो मेरा, मेरे को भी जब भी मजा आएगा जब तुम मेरी बातें सुनोगे। देखो इसके अंदर बेटा क्या है, एक आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है? बाकी सब कुछ सिंपल है, पार्ट मतलब थोड़ा सा करना है। इसमें लायबिलिटी में एक वर्ड दिया है बैंक लोन, 55,000 का बैंक लोन दिया हुआ है लायबिलिटी के अंदर। अब मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? मुझे 28 फरवरी तक खत्म करना है अपना कोर्स हर सूरत में, इसीलिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी मेरे 2 मोटे मोटे वॉल्यूम रह गए हैं, अभी मुझे पूरी रात जग के आपके लिए आज वो डीके और टीएस में से छाटने हैं, क्योंकि पहले मैंने केवल शायद टीएस में से कराए थे, अभी मुझे डीके भी पढ़नी है और एनसीईआरटी भी पढ़नी है, और वहां पर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कहानी बिगड़ जाएगी। थोड़ा बहुत टाइम कभी कभी मुझे बढ़ाना पड़ेगा आपका। 20 तारीख के बाद मैं हल्का सा फ्री सा भी हो रहा हूँ, तो एक आध 2 दिन ऐसे भी जाएंगे जिसमें मैं थोड़े ज्यादा घंटे भी पढ़ाऊंगा। 4 बजे बुला लेते 20 तारीख के बाद फ्री हो जाऊंगा बेटा। 20 तारीख तक एक्चुअली 20 को सुनो, 20 को यूपी बोर्ड का 12th का पेपर खत्म हो रहा है, फिर हम फ्री नहीं है। हाँ 20 दिन बुला लेंगे, तुमसे ज्यादा लोड नहीं दिलवाएंगे, पार्ट इसलिए तो छाट रहा हूँ। 20 को यूपी बोर्ड हो रहा है 12th, और 23 को 10th यूपी बोर्ड है कॉमर्स का। उसके बाद मैं काफी हद तक रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर खूब मेहनत है आपके लिए छुट्टी है। रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए तो तुम तो कस्टमर से पढ़ लेते। बैंक लोन है, परी सुन रही है बस ध्यान से सुन। अभी बैंक लोन 55,000, 55,000 रुपए का हमारा बैंक लोन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लायबिलिटी में। आगे इसने बेटा एफ पॉइंट में क्या बोला है एडजस्टमेंट में, बैंक लोन वाज सेटल्ड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 5,000। ये क्वेश्चन आईएससी बोर्ड में 2018 में आया था,
ठीक है, बैंक लोन was settled along with interest of 5,000 बच्चों इसमें मालूम है क्या है, इसमें सिर्फ इतना है बेटा कि देखो बैंक लोन को आप सेटल करोगे उसकी एंट्री आप जानते हो नॉर्मली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, लेकिन ये जो 5,000 रुपए की इंटरेस्ट है ना, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि पहले नहीं थी ना इंटरेस्ट, अभी एकदम से क्रिएट हुई है ना, और जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी उसका रियलाइजेशन करना होता, तो इसकी भी एंट्री वही हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, है ना। तो आप देख लेना बैंक लोन के साथ जोड़कर भी एक ही एंट्री कर सकते हो, 55 और 5 60,000 की एंट्री भी आप कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 60,000। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद 1 मिनट का पॉज लेना, जरा इसको वीडियो पॉज कर लो।